हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। पूर्व में मैंने कहा है कि बिहार के किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए हिस्ट्री, खासकर जो फ्रीडम मूवमेंट है, बिहार स्पेशल, बिहार से संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं तथा करेंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे लगभग किसी भी एग्जाम में 55 से लेकर 60% क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री और बिहार स्पेशल से संबंधित कई वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। अगर आपने अब ये वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख लीजिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं करेंट अफेयर्स का पहला टॉपिक लेकर आया हूँ। करेंट अफेयर्स को कि हम लोग समय की भी कहते हैं, बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने सही तरीके से तैयारी कर लिया है तो आप दूसरे कैंडिडेट से आप मार्जिन ले सकते हैं, काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग बीपीएससी को लेते हैं तो बीपीएससी में करंट अफेयर से संबंधित 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने सही तरीके से तैयारी की है, किसी भी मुद्दे के सही डायमेंशन को समझा है, तो आप आराम से 25 से 30 क्वेश्चन में 22 से 24 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट की अपेक्षा इसमें मार्जिन काफ़ी अधिक होता है। आप सही करने का जो रेट होता है वो काफ़ी अधिक होता है। आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर से संबंधित इंटरनेशनल इवेंट जो समय की है, उसका पार्ट 1 मैं आज लेके आया हूँ। 3 से 4 वीडियो में मैं सभी टॉपिक जो हो सकता है इंटरनेशनल इवेंट का, उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। किसी भी एग्जाम में 5 से 8 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम इंटरनेशनल इवेंट से पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में मैं लगभग 15 क्वेश्चन जो कि संभावित प्रश्न हो सकते हैं, जिसकी एग्जाम में पूछने की काफ़ी संभावना होती है, उसको मैं डिस्कशन करूंगा। तो इसलिए अनुरोध है कि कृपया वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। यह है कि जिबूती आचार संहिता। जिबूती आचार संहिता में भारत को पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया, ऑब्जर्वर के रूप में चुना गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जिबूती आचार संहिता है, जो हिंद महासागर है, उसमें समुद्री पायरेट से सुरक्षा, मालवाहक जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करने की बात की जाती है। इसमें जो भारत के अतिरिक्त जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका को भी ऑब्जर्वर के रूप में चुना गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो समुद्री सुरक्षा, जो समुद्री पायरेट से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये जो रेड कलर से जितना भी डिनोट है वो 18 सदस्य जिबूती आचार संहिता के। इसमें हम लोग देखते हैं कि जितने बड़े देश है, सूडान हो गया, सऊदी अरब हो गया, इथोपिया हो गया, उसके अलावा जो छोटे देश है, अफ्रीका तट के पूर्वी तट पे कोमोडोस हो गया, मेडागास्कर हो गया, ये सब इसके सदस्य हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि जो समुद्री पायरेट की समस्या मुख्य रूप से जो होती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, इथोपिया हो गया, जिबूती हो गया, सोमालिया। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी के जो पोर्शन है सोमालिया के ऊपर, वहाँ पे समुद्री पायरेट की घटनाएं काफ़ी अधिक होती है। एक हम लोग यहाँ पे देखते हैं गिनी का जो खाड़ी है, नाइजीरिया, वहाँ पे भी समुद्री पायरेट की घटनाएं काफ़ी अधिक होती है। इसके अलावा 2 जगह और है, यहाँ पे जो मरक्का जल डमलुग है, जिससे कि इस रीजन में काफ़ी व्यापार होते हैं, काफ़ी मेन व्यस्त रूट है, तो यहाँ पे समुद्री पायरेट की घटनाएं होती है। और एक जो है श्रीलंका और इंडिया के पास, यहाँ पे भी समुद्री पायरेट की घटनाएं होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है कि जिबूती आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। जिबूती, यहाँ पे चाइना ने अपना एक सैनिक अड्डा बनाया है, तो इस क्षेत्र में इंडिया भी अपना पैर पसारना चाह रहा है, ताकि यहाँ पे चाइना जब से एक सैनिक अड्डा बनाया है, वो पूरा हिंद महासागर को अपने कवर में करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए इंडिया ऑब्जर्वर बनना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। इसमें है कि एक जिद्दा संशोधन, जो जिबूती आचार संहिता का सऊदी अरब के जो जिद्दा शहर है, वहाँ पे एक संशोधन हुआ था। इसमें कहा गया कि समुद्री सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण को मुद्दा को भी इसमें शामिल किया जाए, इसलिए इसको जेद्दा संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि जिबूती आचार संहिता में इंडिया पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया है। अब यह है कि इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, तो इसको भी जानना आवश्यक है कि इससे रिलेटेड है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन है, जो कि ब्रिटेन की राजधानी है। भारत इसमें 1959 में शामिल हुआ है। तो इस तरह इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग।
अब है भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता। 2+2 के अंतर्गत हम लोग ये समझते हैं कि जो दो देश होता है उसके विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री स्तर की जो वार्ता होती है उसको हम लोग 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता के रूप में जानते हैं। तो पहली जो इंडिया और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता हुई है वह 2018 में हुई थी। उसके बाद अगला दूसरा हो गया 2019 में, और तीसरा जो है 2020 में हुई है। ये है कि इस नई दिल्ली में इसको जो समझौता, ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इंडिया और अमेरिका ही 2+2 वार्ताएं नहीं कर रहा, बल्कि भारत जापान और भारत ऑस्ट्रेलिया भी 2+2 वार्ता मतलब विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री स्तर की वार्ता दोनों देशों के द्वारा की जाती है। तो इंपॉर्टेंट इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये जो वार्ता का जो समझौता का मेन है वो भूस्थानिक सहयोग जियोस्पैटिकल कोऑपरेशन की बात की गई है। इसमें है कि भारत को जो अमेरिकी तकनीकी विशेषज्ञता है उसका उपयोग इंडिया कर सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल तथा ड्रोन जो हथियारों से जो सटीक हमले होते हैं उसमें भू स्थानिक सहयोग मतलब जियोस्पैटिकल कोऑपरेशन इंडिया को प्राप्त होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। अब 3 जो डिफेंस एग्रीमेंट हुए हैं एक भी काफी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज की बात की गई है, ये दोनों देशों के जो आर्म फोर्सेज है वो एक दूसरे के देश में जाके लॉजिस्टिक एक्सचेंज मतलब हो गया कि यहाँ पे आके इसका जो एयरपोर्ट है उसका उपयोग कर सकता है, राशन मतलब खाने पीने के सामान यहाँ पे ले सकता है, पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग कर सकता है। मतलब लॉजिस्टिक एक्सचेंज दोनों देश एक दूसरे को कर सकते हैं। संचार संगतता व सुरक्षा समझौता इसमें है कि जो मेन जो रक्षा तकनीक है, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसको भी एक दूसरे से साझा करेंगे। खासकर जो सैन्य सूचना समझौता है, जितने भी दोनों देशों के बीच में रक्षा उद्योग है, डिफेंस इंडस्ट्री, उसके भी जो गोपनीय सैन्य सूचनाएं हैं उसका भी आदान प्रदान दोनों देश एक दूसरे से करेंगे। तो 3 इंडिया अमेरिका के बीच में जो डिफेंस समझौते हुए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अमेरिका के बीच में जो भी घटनाक्रम होती है वो एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा 3 डिफेंस समझौता इसको थोड़ा याद रखिए आप। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं की स्थिति पर जो आयोग है उसका मेंबर बना है। हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, जैसा कि महासभा हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, उसी तरह एक अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के एक आयोग के रूप में महिलाओं की स्थिति पे आयोग है, इसका मेंबर इंडिया बना है। ये जो आयोग है वो महिलाओं की जो जेंडर इक्वलिटी बढ़ाने की बात करती है, महिलाओं का सशक्तिकरण करने की बात कही गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका इंडिया मेंबर बना है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। जो विश्व में महिलाओं से सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता से संबंधित 4 सम्मेलन ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला सम्मेलन 1975 में मैक्सिको में हुआ है, दूसरा सम्मेलन 1980 में कोपेनहेगन में, तीसरा 1985 में नैरोबी और चौथा 1995 में बीजिंग। जो चौथा महिला सम्मेलन हुआ बीजिंग वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 12 जो एरिया है उस पर काम करने की बात कही गई है। अभी जो है 1995 जो बीजिंग समझौता हुआ, बीजिंग एक्शन प्लान, उसकी 25वीं वर्षगांठ 2020 में मनाई गई है हाल फिलहाल में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, इसमें जो लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो ग्लोबल नीति दस्तावेज के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन है उसको अडोप्ट कर लिया गया है। इसको लगभग 189 देशों के द्वारा इसको अपनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें जो 12 एरिया है जो कि मैंने अभी डिस्कशन किया है, 12 एरिया पे महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, उनका जो ह्यूमन राइट्स है, उनका एजुकेशन है, जो लड़कियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उस पर चिंता व्यक्त किया गया है। इस एरिया में काम करने का संकल्प लिया गया है। तो बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र के लिए महिलाओं की जो आयोग है उसका भी मेंबर इंडिया बना है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। अब है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक में इंडिया का 48वां पोजीशन है। जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंसीड और विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा जारी किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसको जो पहला 3 पोजीशन है, पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन और तीसरा अमेरिका, इंडिया का 48 पोजीशन है। अब इसी से संबंधित है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी जारी किया जाता है। ये भारत में नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है।
तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इजराइल अरब संबंध, जब से 1948 में इजराइल की स्थापना हुई थी, इजराइल देश की स्थापना हुई थी, और उसके बाद इजराइल और अरब के साथ जो युद्ध हुए हैं कई स्तरों पे, उसके बाद कई अरब देशों ने इजराइल के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं किया है। उन अरब देशों का कहना है कि पहले फिलिस्तीन विवाद का निपटारा कर लिया जाए, उसके बाद अरब देश जो इजराइल के साथ संबंध स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अब्राहम अकॉर्ड, जो संयुक्त अरब अमीरात बहरीन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में जो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है, उसको अब्राहम शांति समझौता कहते हैं, उसको अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं। यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा अगस्त 2020 में तथा बहरीन के द्वारा 1 सितंबर 2020 में इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सूडान और मोरक्को के द्वारा, मतलब 4 अरब जो देश है उनके द्वारा इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए। इसके पूर्व में हम लोग देखते हैं तो 1979 में मिस्र के साथ और 1994 में जॉर्डन के द्वारा, इनके द्वारा भी यहाँ पे राजनयिक संबंध स्थापित किए गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 4 देश जो अभी संबंध स्थापित किए, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सूडान, मोरक्को, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो शासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी है, उसका इंडिया अध्यक्ष चुना गया है। लगभग 35 वर्षों के बाद जो ILO को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो शासी निकाय गवर्निंग बॉडी है, तो उसके अध्यक्ष इंडिया चुना गया है। यहाँ के जो श्रम एवं रोजगार सचिव है अपूप चंद्रा, उनको शासी गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है। तो शासी निकाय काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जितनी पॉलिसी है, एक्शन प्लान है, एजेंडा है, बजट का जो निर्धारण एक जो गवर्निंग बॉडी शासी निकाय के द्वारा किया जाता है। तो इसको याद रखने की आवश्यकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो शासी निकाय है उसका अध्यक्ष इंडिया चुना गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में थोड़ा जानने का कि इससे जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो भी घटनाएं होती हैं तो उस संगठन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई है। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी, उसके तहत जो राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन के एक अंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। जो लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन दोनों 2 टर्म है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी तथा यूनाइटेड नेशन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में लीग ऑफ नेशन के एक अंग के रूप में हुई है। इसमें 187 देश इसके मेंबर हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा है, वहां पे है। इसको 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया है 1922 से ही ILO के जो गवर्निंग बॉडी है जिसका अध्यक्ष भी चुना गया, उसका स्थायी मेंबर रहा है। जब ILO की बात होती है तो इसका इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो 8 कन्वेंशन है, 8 अभी समय है, उस पर 6 पे ऑलरेडी इंडिया ने साइन कर दिया है, लेकिन जो 2 एजेंडा है, 2 कन्वेंशन है, उस पर इंडिया ने अब तक साइन नहीं किया है। इसका 2 जो चीज पे साइन नहीं किया इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पे कन्वेंशन 1948, संगठित एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पे अभी समय 1949। ये दोनों पे अभी तक इंडिया ने साइन नहीं किया है। इस पे इंडिया कहना कि अगर इस पे हम साइन करते हैं तो बड़े पैमाने पे जो स्ट्राइक यहाँ पे इंडिया में होती है उसको लीग ऑथराइजेशन मिल जाएगा। तो इसलिए इंडिया ने दोनों मुद्दे पे अभी तक साइन नहीं किया है। अब कुछ रिपोर्ट है, क्योंकि जो भी संगठन की मैं चर्चा करूंगा तो सभी डायमेंशन को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें कुछ रिपोर्ट है जो कि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि विश्व श्रम संगठन के द्वारा 4 रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें है विश्व रोजगार एवं सामाजिक दृष्टिकोण, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट और ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तो 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको आप लोग याद रखिए। जो वेजेज, सोशल सिक्योरिटी, वर्क, रोजगार, इसकी बात आती है। अगर आपको याद भी नहीं है तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसको आप लोग सही मानिएगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट है कि जैसे सपोज कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिए। अब है कि पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में बरकरार है। FATF मतलब हो गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी जो स्थापना हुई थी 1989 में, इसके मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस है।
इसमें कुल 39 सदस्य हैं। 39 में 37 देश हैं तथा 2 जो संगठन है, खाड़ी सहयोग संगठन एवं यूरोपियन संगठन, यूरोपियन कमीशन, ये इसके मेंबर है। तो टोटल नंबर इसका मेंबर हो गया 39। भारत FATF का 2010 से ही मेंबर रहा है। इसमें ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने के लिए जो इसका जो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का कहना है कि जो 27 एक्शन प्लान था उसमें सिर्फ 21 को ही पाकिस्तान ने पूरा किया है। एक ग्रे लिस्ट मतलब हो गया कि किसी भी देश पे इस संदेह होता है कि वो आतंकवादी संगठनों तथा उनको जो समूह है उनको मिलने वाले जो वित्त पोषण पैसा जो मिलता है उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। ये जो ग्रे लिस्ट में जो शामिल देश होते हैं वो आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काफी सुरक्षित होते हैं। अगर किसी देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है तो उनको जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, इससे आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। तो ये इकोनॉमिक रूप से काफी अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ इन्वेस्टर भी इस देश में नहीं आते हैं। तो ग्रे लिस्ट में शामिल करने से पाकिस्तान को काफी नुकसान हो रहा है। ब्लैक लिस्ट मतलब ये हुआ कि किसी भी देश को अगर ये साबित हो जाता है कि वो आतंकवादी वित्त पोषण है, आतंकवादी को जो पैसा मिलता है उसको सहयोग कर रहे हैं, तो उसको ब्लैक लिस्ट में इसको शामिल कर लेते हैं। अभी उत्तर कोरिया को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है FATF, इसको थोड़ा याद रखिए, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर कि भारत म्यांमार जो द्विपक्षीय सहयोग हुआ है, ये भारत म्यांमार दोनों पड़ोसी देश हैं, तो पड़ोसी देश के साथ जो भी घटनाक्रम होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको थोड़ा याद रखने की आवश्यकता है। जैसे कि भारत के विदेश सचिव और थल सेनाध्यक्ष जो हैं जो म्यांमार की यात्रा पे गए हैं। म्यांमार की राजधानी नौपियाडा है। इसको याद रखिएगा कि किसी देश के साथ जो इंडिया का रिलेशन होता है तो उसकी राजधानी में पहुंच दिया जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नौपियाडा। कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन योजना में भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखने की आवश्यकता है। दोनों जो राजमार्ग है म्यांमार के सहयोग से किया जा रहा है। जो कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन योजना है, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो इंडिया को जो मुख्य पार्ट है उसको नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने के लिए अल्टरनेटिव दूसरा रूट खोजने की बात कही है। एक तो हम लोग पश्चिम बंगाल के थ्रू असम में, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग प्रदेश के सभी जितने 7 स्टेट है वहां पे हम लोग जा सकते हैं। इसमें काफी समय लगता है, खासकर जो नीचे के जो स्टेट है त्रिपुरा, मिजोरम हो गए, मणिपुर हो गए, वहां पे जाने में काफी समय लगता है। खासकर एक अल्टरनेटिव रूट यहाँ पे स्टेट को डेवलपमेंट करने, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए विकसित करने के लिए एक अल्टरनेटिव रूट के म्यांमार के साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें है कि कलकत्ता से जो मालवाहक जहाज यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिटवे पोर्ट है, सिटवे पोर्ट पे आएंगे। यहाँ से जो कालादान नदी है उस वहां पे से प्लेटवा जाएंगे। वहां से जितने भी मालवाहक जहाज से जितने भी सामान आएंगे वो कालादान नदी के थ्रू प्लेटवा जाएंगे। इसकी जो सिटवे पोर्ट और प्लेटवा के बीच 158 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से प्लेटवा से कलेटवा और जोड़ीपुरी जो कि मिजोरम में पड़ता है, यहाँ से राजमार्ग जो रोड बेस के थ्रू जो बांग्लादेश में है वहाँ पे रोड के थ्रू वहाँ पे जोड़ीपुरी जाएंगे जो कि मिजोरम है। मिजोरम की राजधानी जो आइजोर है उसको जोड़ीपुरी से जोड़ा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक अल्टरनेटिव रूट डेवलप करने का बात किया जा रहा है। दूसरा है कि जो भारत म्यांमार त्रिपक्षीय जो इंटरनेशनल हाईवे है, यहाँ पे देखिए इंडिया हो गया, यहाँ पे नीचे म्यांमार है, इसके नीचे थाईलैंड है। तो तीनों देशों के द्वारा एक इंटरनेशनल हाईवे विकसित करने की बात की जा रही है जिससे कि इंडिया को काफी फायदा होगा। इंडिया आसियान कंट्री पे से काफी रिलेशन डेवलप करने की बात कर रहा है। जो लुकिस्ट पॉलिसी के बाद जो एक्टिस्ट पॉलिसी आया है उस पे इस नेशनल हाईवे से काफी सफलता मिल सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। अब है कि जिस आजकल जो कोविड-19 के बाद काफी जो प्रधानमंत्री हैं या कोई भी बड़े अधिकारी वो दूसरे देश की अधिकारी यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्चुअल मीटिंग हो रही है भारत लग्जमबर्ग के बीच में वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भाग लिया गया। यहाँ पे 3 समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं। 3 समझौते इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखने की आवश्यकता है। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज तथा लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता हुआ है। जो
लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ के जो बैंक है, सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक, उनके साथ समझौता हुआ है। तो इन्वेस्ट इंडिया जो प्रोग्राम इंडिया का, उसको लग्जमबर्ग के जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उसके साथ समझौता हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। अब है कि आसियान कंट्री है थाईलैंड, काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के साथ काफी अच्छा रिलेशन है। वहां पे आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, ताकि वहां पे जो है प्रदर्शनकारी लोकतंत्र की स्थापना के लिए सार्वजनिक जगहों पे काफी प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल के साथ साथ मीडिया पे भी सेंसरशिप लगाया गया है। ये जो जितने भी प्रदर्शनकारी है वो लोकतंत्र की मांग को लेकर थ्री फिंगर सैल्यूट यहाँ पे मैंने फिगर दिया है, इसको यूज कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो थ्री फिंगर सैल्यूट क्या है, अच्छा तो किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल अभी लगाया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको थोड़ा याद रखें आप लोग। अब इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में भारत के द्वारा भाग नहीं लिया गया है। यह है कि आसियान के 10 कंट्री के अलावे जो 5 कंट्री है, चाइना हो गया, साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो 15 देश है, जो आसियान के काफी जैसे कोई जो इकोनॉमिक स्थिति इतनी अच्छी है कि इनको एशियन टाइगर के रूप में जाना जाता है। तो आसियान के 10 देश तथा 5 देश ही हो गए, सब 15 को मिलाकर जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के रूप में एक व्यापारिक समूह, व्यापारिक ब्लॉक का गठन किया गया है। उसमें इंडिया शामिल नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा याद रखने की आवश्यकता है। यहाँ हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो 10 कंट्री हैं, ब्रुनेई से लेकर वियतनाम तक, ये आसियान कंट्री है, यहाँ पे इनके लोकेशन होता है। इसके अलावा चाइना, साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसको याद रखने की आवश्यकता है। ऐसे देख लीजिए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया नीचे हो गया, जापान, साउथ कोरिया एक साथ, साउथ कोरिया, जापान एक साथ और चाइना यहाँ पे। तो ये 15 आसियान के 10 कंट्री है, तो 5 जो कंट्री मैंने बताया, ये 15 ने मिलके एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बना है। ये अभी जो ब्लॉक बना है, इकोनॉमिक ब्लॉक, वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें इंडिया मेंबर नहीं बना है। अब कि जो RCEP काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया क्यों बाहर, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका ये है कि जितने भी 15 देश हैं RCEP में, उस पे 11 के साथ जो भारत का व्यापार है वो प्रतिकूल है, मतलब आयात काफी अधिक होता है, निर्यात कम हो रहा है। तो इसका ये भी रीजन है कि भारत इससे बाहर है। इंडिया कहता है कि जो हमारा जो उद्योग है उनको हितों की रक्षा के लिए भी वो इससे बाहर है। अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट है, जो MSME, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हो गया, उनकी रक्षा के लिए भी वो इंडिया इससे बाहर है। और उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं तो जो मिल्क प्रोडक्ट है, न्यूजीलैंड में काफी बड़े पैमाने पर मिल्क प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है। तो अगर हम इंडिया अपना मार्केट खोल देता है, यहाँ पे टैरिफ को कम कर दिया जाता है, तो जो इंडिया का जो मार्केट है वो न्यूजीलैंड के मिल्क प्रोडक्ट से बढ़ जाएगा। तो इससे यहाँ का जो उद्योग है, मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित जितने उद्योग है उनको लॉस हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग के हितों की रक्षा के लिए इंडिया इसमें भाग नहीं लिया। दूसरा जो है, जो इंडिया का तो उत्पत्ति का नियम, रूट ऑफ ऑरिजिन पे भी आपत्ति करता है। इनका कहना है कि जो भी सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उसमें जिस देश में इसका उत्पादन हो गया उसका निर्धारण भी होना चाहिए, ताकि इससे हो सकता है कि कोई देश किसी दूसरे देश को माध्यम से किसी तीसरे देश में निर्यात करे। सपोज कि जो चाइना, अभी हम लोग देख रहे थे कि इसका एक्सपोर्ट काफी अधिक हो रहा है, चाइना हो सकता है कि आसियान कंट्री या के माध्यम से इंडिया में एक्सपोर्ट करे। तो ये उत्पत्ति का नियम भी बहुत इंडिया मांग करता है कि रूट ऑफ ऑरिजिन भी होना चाहिए, जिससे कि कोई थर्ड कंट्री में इसका एक्सपोर्ट ना कर सके। एक है रैचेट ऑब्लिगेशन। इंडिया का कहना है कि अगर हम लोग एक जो व्यापारिक समूह है उन देशों के बीच में हम लोग टैरिफ वस्तुओं को आयात निर्यात के लिए कम कर देते हैं, तो एक बार टैरिफ कम करने के बाद पुनः उसको बढ़ाने की संभावना नहीं होती है। तो भारत इस पे आपत्ति करता है। भारत का कहना कि जो भी विषम परिस्थितियां होती है उसमें जो टैरिफ बढ़ाने की अनुमति दिया जाए, तो इसको रैचेट ऑब्लिगेशन कहते हैं। इस पे भी इंडिया का आपत्ति है।
ये ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म, इसमें कहा गया है कि किसी भी देश में अगर किसी वस्तु का अचानक उत्पादन काफी ज्यादा हो जाता है तो वो दूसरे देश में डंप कर देता है। जैसे कि चाइना पे काफी आरोप लगता है कि वो इंडिया में काफी ज्यादा वस्तुओं को डंप करता है, जिससे कि यहाँ के जो छोटे उद्योग धंधे, यहाँ के जो सामान है उसकी कीमतें काफी गिर जाती है। तो इस पे भी ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म स्टेब्लिश करने के बाद इंडिया करता है कि कोई भी दूसरा देश इंडिया में जो सामान है उसको डंप ना कर सके। इतना इंपॉर्टेंट कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में 5 कंट्री है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये पांचों देश एक 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में हुआ है। इस पे इंडिया के प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल रूप से भाग लिया गया है। इसका जो थीम था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि। तो इसको थीम क्या था इसको याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो 12वां शिखर सम्मेलन रूस में हुआ उसमें आतंकवादी रोधी रणनीति अपनाने की बात की गई है। इंडिया काफी दिनों से डिमांड कर रहा था कि इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि दूसरे देश जो कि आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। तो इसके जो लास्ट में जो ज्ञापन प्रकाशित हुआ उसमें आतंकवादी रोधी रणनीति अपनाने की बात कही गई है। अब है संयुक्त अरब अमीरात। जो अरब कंट्री है उसका इंपॉर्टेंट देश है संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पे काफी इंडियन प्रवासी भारतीय रहते हैं। उसमें भी बहुत सारे प्रोफेशनल एवं डिग्री धारक होते हैं। तो इसके लिए जो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा गोल्डन वीजा प्रोग्राम का विस्तार किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी भारतीय लाभान्वित हो सकते हैं। ये जो गोल्डन वीजा प्रोग्राम है वो 2019 से स्टार्ट इसका किया गया है। इसमें इंडिया कोई परमानेंट सिटीजनशिप नहीं देता है वहाँ पे। वो 10 वर्षीय वीजा, 10 वर्षों के लिए काम करने के लिए वहाँ पे गोल्डन वीजा प्रोग्राम का विस्तार किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि गोल्डन वीजा प्रोग्राम कहाँ शुरुआत की गई है, तो संयुक्त अरब अमीरात। इसको याद रखिए आप लोग, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब है कि चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पे बांध बनाया गया है जिसका की प्रयोग कहा जाता है कि वो जल बम, वाटर बम के द्वारा किया जा सकता है। वाटर बम यहाँ पे क्या है कि जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास एक जल विद्युत परियोजना बनाए, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, बहुत बड़ी जल विद्युत परियोजना बना रहे हैं। वहाँ पे काफी वाटर का स्टोरेज होगा। अगर ये संभावना है कि अगर युद्ध की स्थिति में वो उस जो वाटर का स्टोरेज है उसको खोल सकता है बांध को, जिससे कि काफी बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है वहां पे बाढ़ आ सकता है। तो इसलिए उसको जल बम रणनीति के रूप में इसको हम देख सकते हैं। चाइना की पॉलिसी रही है कि जो मेकॉन्ग नदी है जो कि चाइना से निकल के जो आसियान की कंट्री है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इस समय जाती है। वहां पे भी कई जल विद्युत परियोजना बांध बना के वहां पे मेकॉन्ग नदी भी बनाया गया, जिससे कि काफी वाटर जो है वो इन देशों में थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया में नहीं जा पाते हैं। तो इसका जो नदी है उसका भी एक दूसरे देश के खिलाफ भी चाइना के द्वारा यूज किया जा रहा है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसका लाइफलाइन के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी पे भी थोड़ा चर्चा करें। इसको जो अरुणाचल चाइना के बाद जो अरुणाचल प्रदेश में जो नदी आती है ब्रह्मपुत्र से, उसको दिहांग के नाम से जानते हैं। लेकिन दिहांग में कई नदियां मिलने के बाद जैसे दिबांग हो गया, लोहित हो गया, केनुला हो गया, दूसरी सहायक नदियां जो मिलती हैं, तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद बांग्लादेश में चला जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, दो देश के बीच में जो युद्ध अभ्यास किया जाता है, तो इसको थोड़ा याद रखने की आवश्यकता है। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। सपोज की जो मारावाड़ है, तो पहले तो इसमें भारत, अमेरिका और जापान के द्वारा नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा था, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया। इंडियो पैसिफिक रीजन में सभी के लिए जो मुक्त आवाजाही के लिए एक संगठन क्वाड बनाया गया है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है। इसी को देखते हुए जो मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा था उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जा रहा है। 2020 में जो मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया भी भाग लिया। तो इस क्वेश्चन आ सकता है कि मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास है उसमें किन देशों के द्वारा भाग लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब आईबेक्स है, इसमें भारत म्यांमार के बीच में जो सेना अभ्यास होता है। सिलिनेक्स जो भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच में होता है। जिमेक जो भारत और जापान के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास होता है। अब सिटमेक्स इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 3 देशों के नौसेना आपस में अभ्यास करते हैं। जैसे मालाबार में 4 देश के नौसैनिक अभ्यास करते हैं, उस तरह
सीट मैक्स इंपॉर्टेंट है, जो भारत की नौसेना, सिंगापुर की नौसेना और थाईलैंड की नौसेना तीनों मिलकर अभ्यास करती है। भारत और थाईलैंड और भारत सिंगापुर काफी इंपॉर्टेंट है आसियान कंट्री में, जिससे इसमें जो उनके भी जो सैनिक अभ्यास होता है वो भी याद रखने की आवश्यकता है आपको। ऐसे मैत्री हो गया थल सेना अभ्यास दोनों देश के बीच में किया जाता है। वायुसेना अभ्यास होता है उसको सियाम भारत कहते हैं। नौसैनिक अभ्यास जो करते हैं उसको इंडो थाई कॉर्पोरेट। तो तीनों नाम याद रखिए जो भारत और थाईलैंड के बीच में अभ्यास होते हैं। उसमें से भारत और सिंगापुर के बीच में जो अभ्यास होते हैं, जैसे थल सेना अभ्यास दोनों देश के बीच में होता है उसको बोल्ड कुरुक्षेत्र। जो वायुसेना अभ्यास दोनों देश के बीच में होता है उसमें संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, तथा जो नौसेना अभ्यास दोनों देश के बीच में होता है भारत सिंगापुर के बीच में उसको सिम्बेक्स कहते हैं। तो कुछ नाम है याद रखिए, तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन है। अब मिशन सागर काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि मिशन सागर सागर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सागर जो मिशन है उसको काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, काफी उपयोग किया जा रहा है। सागर हो गया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसमें भारत है अपने जो पड़ोसी देश के साथ साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन, खासकर जो हिंद महासागर में जितने भी देश है उस पर अपनी मजबूत स्थिति बना रहा है, उन देशों को सहायता करता है मिशन सागर के माध्यम से। अभी जो प्राकृतिक आपदाएं जो आती है, जो भी कोरोना वायरस महामारी के कारण जो प्रॉब्लम काफी इंडिया के जो मित्र देश है उनको हो रहा है, उनको सहायता कर रहा है। यहाँ पे 3 मिशन सागर हम लोग देख सकते हैं। मिशन सागर 1 में जो मालदीव है, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर एवं कोमोडोस, जो अफ्रीका के पूर्वी तट पे छोटा सा देश है कोमोडोस, वहां पे खास सहायता एवं दवाइयां भेजी गई है। मिशन सागर 2 में जो है सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूटी, इरिट्रिया, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है में ये 4 देश हैं, सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूटी, इरिट्रिया, इसको खाद्यान्न सहायता भी भेजी गई है। मिशन सागर 3 में जो कंबोडिया में जो मानवीय सहायता हो सकता है, उसमें खाद्य सामग्री हो गया, दवाइयां हो गई है, वो भेजी गई है। तो मिशन सागर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन मिशन सागर 1, मिशन सागर 2 और मिशन सागर 3, तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको थोड़ा याद रखिए। कुछ रिपोर्ट है कि एक ही बार सभी रिपोर्ट को मैं यहाँ पे दे दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, तो कुछ रिपोर्ट यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे कि विश्व बैंक के द्वारा प्रॉपर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट जारी किया जाता है। उसी अनुसार जो ब्रिटेन एंड ब्रोकर इन्फॉर्मेटिव एंड कोविड-19 रिपोर्ट, ये है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। बच्चों पे कोविड-19 रिपोर्ट, ये भी यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है। बच्चों से संबंधित जितने रिपोर्ट होते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो यूनिसेफ मारिएगा। यूनिसेफ के द्वारा बच्चों पे काफी रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप लोग याद रखिए। अब है कि बिहार इकोनॉमी में एग्रीकल्चर जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें एक करेक्शन है, उसको थोड़ा याद रखिएगा कि जो डेटा था मैंने पुराना डेटा यहाँ पे दिया है। तो नया डेटा है कि जो बिहार राज्य की जो कुल भौगोलिक एरिया है उसको 7.7% पे फॉरेस्ट एरिया है, वन क्षेत्र है। तो इसको थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा। वहां पे मैंने पुराना डेटा ही दिया जो इकोनॉमी सर्वे में था, उसको सुधार लीजिएगा कि यहाँ पे जो जो बिहार का जो फॉरेस्ट एरिया है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.7% है, तो थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा। अब जो हमने अभी डिस्कशन किया उसके जो 15 संभावित क्वेश्चन होते हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की काफी संभावना है। तो इसको जरूर एक बार आप लोग देखिए और इसको कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद इसको हल करें, सोल्व करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसको मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, किन देशों के साथ भारत का 2+2 वार्ता आयोजित नहीं की जाती है। तो हम लोग डिस्कशन किए हैं कि भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता, जो कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में जो वार्ता होती है वो की जा रही है। तो इसमें आंसर होगा रूस। किस अरब देशों के साथ इजराइल के राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं है। तो हम लोग अभी देखे हैं कि जो बहरीन और सूडान के द्वारा अभी हाल में ही
इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए हैं। मिस्र में 1979 में राजनयिक संबंध इसराइल के साथ स्थापित किए थे। इसका आंसर डी होगा, इराक। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है, जिनेवा। एक जिबूती आचार संहिता में किन देशों को पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया है? तो यहां पे इसका आंसर होगा भारत। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है? इसका भी आंसर होगा भारत, बी। अब ग्लोबल वेज रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो हमने डिस्कशन किया था कि अगर आपको याद न रहे तो वेज हो गया, श्रम हो गया, एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, सोशल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसका आंसर होगा। तो अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इसको जो वेजेस हो गया, लेबर हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, एम्प्लॉयमेंट की बात की, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका आंसर होगा। अगर आपको याद भी नहीं रहता तो इसको इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो सूत्र इसका आंसर बी होगा। अभी पाकिस्तान को FATF पे किस लिस्ट में रखा गया? तो ग्रे लिस्ट, ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया है। तो उत्तर कोरिया को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। भारत कराधान मल्टी मोडल पारगमन परिवहन योजना किस पड़ोसी देश के साथ मिलकर कार्यान्वयन कर रहा है? तो हम लोग देखें कि जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसको अल्टरनेटिव रूट के जरिए जोड़ा जा रहा है, वो म्यांमार के द्वारा। म्यांमार के सिटी में जो पोर्ट है वहां से कराधान नदी के थ्रू तथा जो वहां पे जो रोड है उसके थ्रू मिजोरम को जोड़ा जा रहा है। तो इसको आंसर डी होगा। पॉवर्टी एंड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक, ए, विश्व बैंक। भारत के किस बैंक के द्वारा लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता हुआ? तो इसका आंसर होगा बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा भारतीय खाद्य कार्यक्रम। हाल ही में किस देश के प्रदर्शनकारियों ने अपने देश में लोकतंत्र बहाली के लिए 3 फिंगर सैल्यूट का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर होगा थाईलैंड। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है कि साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चाइना जो आसियान के 10 कंट्री है, उसके अलावा 5 कंट्री जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में शामिल हुए हैं। तो इसका आंसर इंडिया होगा। इंडिया अभी तक इसमें शामिल नहीं है। गोल्डन वीजा प्रोग्राम किस देश के द्वारा लागू किया जाता है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। जो 3 वर्षीय 10 वर्षीय वीजा वहाँ के जो प्रोफेशनल होते हैं वहाँ उनको दिया जाता है। तो इससे काफी प्रवासी भारतीय हैं, उसका इनको फायदा हो सकता है। तो इस तरह याद रखिए। अब सीटमेक्स नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच किया जाता है? तो जो हम लोग डिस्कशन कर चुके, जो भारतीय नौसेना है, थाईलैंड की नौसेना और सिंगापुर की नौसेना है, तीनों के बीच में सीटमेक्स नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो जो जब से क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो बेल बटन है उसको क्लिक कीजिएगा कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर अब तक इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किए तो काइंडली इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।